नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ग्रुप डी की असिस्टेंट टीआरडी जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। लेवल 1 की पोस्ट है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर आती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ मैंने सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, उनकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, तो विजिट कर आप देख सकते हो। आज की वीडियो में हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, फिर ट्रेनिंग देखेंगे, फिर पोस्टिंग कहाँ होगी, फिर जॉब प्रोफाइल वर्कलोड क्या रहने वाला है, प्रमोशन के बारे में जानेंगे, सैलरी बताऊंगा, सैलरी स्लिप के साथ दिखाऊंगा, और लीव एंड ट्रांसफर के रूल, फैसिलिटी और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और फीमेल के लिए यह पोस्ट कैसी है, इन सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की आती है, जिसमें सामान्य ज्ञान की पहली बुक के बारे में आपको मैं बताता हूं। इस बुक में आपको सबसे पहले चैप्टर दिया होगा और चैप्टर में पॉइंट वाइज अच्छे से समझाया गया, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद पीवाईक्यू दिए हुए हैं यहाँ पर। और ये सबसे बढ़िया बात है इस बुक की कि पीवाईक्यू साथ साथ में कंप्लीट करवाते हैं, और जैसे ही आप पीवाईक्यू लगाते हो तो उसके बाद उत्तर जो दिया हुआ है वो व्याख्या सहित दिया हुआ है, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहता है। और चक्षु पब्लिकेशन के जो कंटेंट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। इस बुक के साथ आपको 3 अदर बुक भी देखने को मिलती है, जैसे ग्रुप डी की मैथ्स की बुक और रीजनिंग की बुक, एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। प्रैक्टिस सेट में आपको 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं और 25 आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं कंप्लीट। चाक्षु पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस से। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं सारे आपके जो भी मन में डाउट रहते हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो 20 से 25 मिनट का वीडियो हो सकता है, तो धैर्य बनाए रखें अंत तक। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस में जानते हैं क्वालिफिकेशन को। तो अभी तक ये जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आता है तब क्लियर होगा, वैसे 10th प्लस ITI आप मानकर चल सकते हो। इस बार क्वालिफिकेशन रहने वाली है असिस्टेंट टीआरडी की, और मेडिकल B1 रहने वाला है। और एज की बात करूं तो एज आपके 18 से, वैसे तो 33 होती है, मगर इस बार 18 से 36 आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 1/1/2025 तक आपको 18 से 36 एज होनी चाहिए। ये कोविड की वजह से एक बार ही आपको छूट दी गई है। इसमें ये यूआर के लिए 36 लास्ट, उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा यूआर के लिए। तो 36 हो गई, उसके बाद ओबीसी SC ST इनके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सिलेक्शन दो तरह से होता है। एक तो कोई जब वर्किंग में एम्प्लॉय होता है, उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को, वाइफ को या हस्बैंड को कंपनसेशन ग्राउंड पे नौकरी दी जाती है, उसे तो सीजी ग्राउंड बोलते हैं। दूसरा होता है आरआरबी या आरआरसी, डायरेक्ट भर्ती करवाता है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम करवाता है। उसमें सबसे पहले एग्जाम होता है आपका CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इस एग्जाम में आपसे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। जब हम अलग अलग देखेंगे तो जनरल साइंस के 25 नंबर रहने वाला है, मैथमेटिक्स 25 नंबर, रीजनिंग भी 30 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 नंबर का। टोटल 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 मार्क्स रहेगा। कट ऑफ आपके जो जहां से आप अप्लाई करते हो उस पर डिपेंड करती है, और जो आपकी कैटेगरी है उस पर डिपेंड करती है। यदि फिर भी आपको जनरली आइडिया दे दूं तो 85 प्लस रहने वाली है यहाँ कट ऑफ असिस्टेंट टीआरडी की। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है पीईटी एग्जाम के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। उस टेस्ट में 3 गुना कैंडिडेट रहते हैं, और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कंडीशन दी हुई है। जैसे मेल के लिए 35 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दौड़ होती है, फिर 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट और 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। फीमेल के लिए वही 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर 2 मिनट में कंप्लीट करना होता है, एक बार चांस दिया जाता है दोनों में। और फिर 100 जो 1000 मीटर की दौड़ है वो 5 मिनट और 40 सेकंड का समय दिया जाता है, दोनों में एक एक चांस दिया जाता है। यदि आप पीईटी क्लियर कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th हो गया, ITI होगी, इसके अलावा आपकी पर्सनल ID होगी, इन सभी को बारीकी से चेक किया जाता है और उनके 3-3 सेट आपसे जमा करवाए जाते हैं। सेम डे आपसे 24 रुपए जमा करवाकर एक मेडिकल स्लिप दी जाती है, जो मेडिकल फीस होती है, और आपको नेक्स्ट डे जो नियरेस्ट रेलवे का हॉस्पिटल रहता है वहां आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपका आई की बात करूं तो B1 होनी चाहिए, बाकी फिजिकल फिट होने चाहिए। B1 में क्या होता है आपका
6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, पर जो ग्लासेज आपके लगे हैं वो 4D से अधिक नहीं होने चाहिए। और नियर विजन 0.6 होना चाहिए, यह भी विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। और जो रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका कलर विजन टेस्ट भी होगा, यानी आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट भी होगा, मायोपिक विजन टेस्ट भी आपका होगा। तो यहाँ कैटेगरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड की रखी गई है B1 है, तो आप यदि इसमें फिट बैठते हो तभी आप इसको प्रेफरेंस में डालना। जब आप मेडिकल पास कर लेते हो उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है, और फाइनल मेरिट आपके जो सीबीटी में एग्जाम में जो नंबर आए थे उसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद कुछ पोस्ट के लिए ट्रेनिंग होती है, मगर इस पोस्ट के लिए आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। और पोस्टिंग प्लेस आपका रहने वाला है, जैसे मोस्टली तो एक्स और वाई मोस्टली रहता है, 90% वाई सिटी रहता है, उसमें फिर 8% आपका एक्स सिटी भी हो सकता है, और जेड सिटी बहुत कम मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि इनकी पोस्टिंग होती है या तो इलेक्ट्रिक बड़े स्टेशन है वहां, या फिर सब स्टेशन। सब स्टेशन का ना एक एरिया होता है, 70 से 80 किलोमीटर का एरिया होता है। ये 15 किलोमीटर प्लस माइनस भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी जा सकता है, 60 भी रह सकता है। ये एक सब स्टेशन होता है इलेक्ट्रिकल का, आपने देखा भी होगा जब आप ट्रेन में सफर करते हो तो साइड में सब स्टेशन बना होता है, तो जहां से सप्लाई वगैरह होती है ट्रेन को, तो वहां आपकी पोस्टिंग होनी है। ड्यूटी टाइम की बात करूं तो वैसे ऑफिशियली 8 घंटे की ड्यूटी है, पर मोस्टली 2 से 3 घंटे, यहाँ घंटे लिखना है, ये 2 से 3 घंटे ही वर्क रहता है। ओनली डे वर्क रहता है इसमें, सबसे बेस्ट बात है। कोई शिफ्ट वर्क नहीं होता, सिर्फ इमरजेंसी के केस में आपकी नाइट ड्यूटी वगैरह भी लग सकती है, कोई फॉल्ट आ गया, कोई ब्लॉकेज आ गया, इस वजह से आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई जा सकती है। वीकली आपको एक रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट वैसे फिक्स नहीं होता, जैसे ग्रुप सी की क्लरिकल पोस्ट है उसमें फिक्स होता है, जैसे संडे हो गया, इसमें फिक्स नहीं होता, किसी को संडे को दिया जाएगा, किसी को मंडे को, किसी को ट्यूसडे को। आपको एक डे फिक्स कर दिया जाएगा, जैसे वेडनेसडे है तो हर वेडनेसडे आपका रेस्ट रहने वाला है। जॉब प्रोफाइल जान लेते हैं, तो जॉब प्रोफाइल में मेनली क्या कार्य रहता है कि आपको जो भी आपके सीनियर है, सीनियर में आपके आ गया टेक्नीशियन स्टाफ आ गया, टेक्नीशियन थर्ड, टेक्नीशियन सेकंड, टेक्नीशियन फर्स्ट, फिर एमसीएम, फिर जेई, फिर एसएससी, उनको असिस्ट करना होता है। मेन बात है कि आपके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है इस कोई भी कार्य की, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य सारा टेक्नीशियन का रहता है, आपको सिर्फ उन्हें असिस्ट करना होता है। और जो भी कार्य रहता है इस टीआरडी सेक्शन का, जो नया कार्य होता है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर पे करवाती है। जो जैसे यहाँ ये पोल वगैरह लगना है, ओएच बोलते हैं, ओएच हो गए, ये पोल लगना है, लाइनिंग होनी है, ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, ये सारा काम थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से करवाती है रेलवे। बाद में इनका ना मेंटेनेंस वर्क होता है, उन्हें देखना होता है, सिर्फ ये कार्य रहता है मेनली कि उनका मेंटेनेंस, ये जहाँ ये मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है, तो ये आप फोटोज में देख रहे हो, ये मेंटेनेंस चल रहा है। और ये आपको स्पेशल एक लोको पावर दिया जाता है, उसमें एक लोको पायलट होता है, एसएससी जेई रहते हैं साथ साथ में आपके, और टेक्नीशियन स्टाफ रहता है जो उन सभी को आपको असिस्ट करना, जैसे उनको कोई टूल किट वगैरह उनके साथ लेके चलना, और जो भी उन्हें जरूरत का सामान चाहिए आप उनको हेल्प करोगे, इस तरह का कार्य रहता है। और दूसरी बात, इनका कार्य रहता है हमेशा ब्लॉक टाइमिंग में। तो आपको पता है कि ट्रेनें इतनी ज्यादा चलती है कि ब्लॉक टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए आपको 2-3 घंटे कार्य रहता है कि 2-3 घंटे के बीच में जो ब्लॉक हो गया, मतलब उस टाइम कोई ट्रेन नहीं आएगी, उस टाइम ही आपका काम रहेगा, उसको मेंटेनेंस वर्क रहने वाला है। और इसमें लेस वर्कलोड होता है। वर्कलोड क्यों नहीं होता कि आपका एक तो टीम में कार्य होता है, अकेले आप कुछ नहीं कार्य करोगे, टीम में वर्क होगा, और डे वर्क है ओनली, इमरजेंसी में ही नाइट ड्यूटी लगती है। और ग्रुप में वर्क होने के कारण आपको छुट्टी वगैरह भी आसानी से इसमें मिल जाती है। ग्रुप में आपके रहते हैं जैसे हेल्पर हो गए, एक आप अकेले हेल्पर नहीं रहोगे, 2 से 3 हेल्पर साथ में रहते हैं, फिर टेक्नीशियन स्टाफ हो गया, एसएससी जेई रह गया। और ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे लोको पावर आपके साथ रहेगी, उसमें एक लोको पायलट दिया जाएगा, और आपके जो भी सीनियर स्टाफ रहेगा, जहां भी कोई फॉल्ट वगैरह है, ब्लॉक लेकर उसको सही करना है, वो अलग से आपको दिया जाएगा। जब हम सब स्टेशन की बात करते हैं, तो सब स्टेशन के मैंने बताया मेनली 70 से 80 किलोमीटर की जो रेंज होती है उसमें जाना पड़ता है। तो जब जाओगे तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, तो ट्रेवलिंग अलाउंस से जब आपकी सैलरी बनती है, तो उसमें अदर जो पोस्ट रहती है उनसे अच्छी सैलरी बनती है टीआरडी की। तो आपको सैलरी स्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सैलरी बन जाती है एक टीआरडी स्टाफ की। तो अभी जो प्रोफाइल जाननी, अभी हम इनके प्रमोशन जानते हैं कि प्रमोशन कैसे होता है। 1800 ग्रेड पे में हेल्पर के रूप में आप भर्ती होंगे, उसके बाद 2 से 3 साल बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3,
फिर टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड आप लगभग यहाँ भी 2 से 3 साल का समय लगता है, यहाँ भी 2 से 3 साल का समय लगता है। यह जो मैं एवरेज समय बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपकी कैटेगरी पे डिपेंड रहता है, फिर कहाँ पोस्टिंग है ये भी डिपेंड होता है। मोस्टली 2 से 3 साल में प्रमोशन हो जाता है। टेक्नीशियन फर्स्ट में यहाँ 4 से 5 साल लग जाते हैं टेक्नीशियन फर्स्ट, और एमसीएम में फिर यहाँ 5 से 6 साल लग जाते हैं। 4200 तक आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हो एमसीएम तक। फिर एक 4200 में ही जेई की पोस्ट आती है। एमसीएम तक आपका वर्किंग सेम सी वर्किंग रहती है इनकी, हेल्पर को असिस्ट करना होता है, बाद में इनकी वर्किंग सेम रहती है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस उनकी जो जिम्मेवारी होती है वो बढ़ती जाती है। फिर जेई के लिए आपको एग्जाम देना होता है, या तो एलडीसी एग्जाम या जीडीसी एग्जाम। जीडीसी एग्जाम तो आप ज्वाइनिंग के बाद कभी भी दे सकते हो, सिर्फ आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि क्वालिफिकेशन है और जीडीसी का एग्जाम आ गया तो आप जीडीसी के एग्जाम के थ्रू जेई भी बन सकते हो, स्टेशन मास्टर बन सकते हो, सीनियर सीसीटीएस बन सकते हो, सीनियर क्लर्क बन सकते हो, किसी भी पोस्ट पे जा सकते हो। एलडीसी एग्जाम के लिए क्या होता है कि आपकी कंप्लीट 3 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। इसमें कंडीशन होती है, जैसे 2800 पर 3 साल की कंडीशन हो गई आपकी कंप्लीट है, तो आप जेई यानी सुपरवाइजर बन सकते हो रैंकर कोटे से। इसमें इसमें एलडीसी में एक रैंकर कोटा होता है, एक 70% वाला कोटा होता है, एक 30% कोटा होता है। तो 30% में तो जो सीनियर है उनके लिए रहता है 70%, जो डायरेक्ट एग्जाम एलडीसी एग्जाम देकर प्रमोट होते हैं तो उन्हें 70% में रखा जाता है। तो आप यहाँ जेई बन सकते हो, और जेई बनने के बाद यहाँ 2 से 3 साल बाद एसएससी यानी 4600 ग्रेड पे मिल जाता है। उसके बाद आप 5400 ग्रेड पे तक एमएससी लेकर जा सकते हो। अभी प्रमोशन देख लिया, प्रमोशन के बाद मैं आपको सैलरी दिखाता हूँ। ये देखो, बाद में आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। सबसे पहले समझा दूं कि सैलरी बनती कैसे है। तो सबसे पहले रहता है आपका लेवल 1 यानी 1800 ग्रेड पे है, तो बेसिक पे रहने वाला है 18,000 रुपए। जो भी अलाउंसेज मिलते हैं हमेशा बेसिक पर मिलते हैं। अभी आगे बात भी जैसे एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ये सभी आपके जो बेसिक रहता है उस पर डिपेंड होता है। और बेसिक आपका हर साल 3% इंक्रीज भी होता है, जो मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो डियरनेस अलाउंस रहता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता फिलहाल जैसे 53% है 1/7/2024 से, यह साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जुलाई को और 1 जनवरी को। जैसे ही सरकार महंगाई भत्ता तय करती है 2%, 3%, 4% इंक्रीज होता है, वैसे वैसे यहाँ इंक्रीज हो जाता है। जैसे इस बार 3% बढ़ा था, पहले 1 जनवरी 2024 को 50% था, जो जुलाई तक रहा। फिर जुलाई से दिसंबर के बीच में 3% इंक्रीज कर दिया, वो 53% हो गया। तो 18,000 का जब 53% निकालोगे तो 9540 रुपए निकल के आता है। फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, यदि क्वार्टर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। यह भी सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, एक्स वाई और जेड। एक्स सिटी वहां जहां पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, वाई सिटी वहां जहां 50 लाख से 5 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, और जेड सिटी 5 लाख से बिलो वाले आते हैं। तो यदि एक्स सिटी में पोस्टिंग मिलती है तो बेसिक के 30% एचआरए मिलेगा, वाई सिटी में 20% ऑफ बेसिक, और जेड में 10% ऑफ बेसिक। यहाँ सब कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है आपके क्वार्टर या जो भी आपका घर है वहां से ड्यूटी, और ड्यूटी से वापस आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। एक्स सिटी में 13,050, उस पर जो भी डीए का रेट चल रहा है ऐड हो जाता है, 53% इसका और ऐड कर देंगे तो 2,066 रुपए बनता है। वाई और जेड सिटी में 900 पर, उस पर जो भी डीए चल रहा है फिलहाल, जो 53% यहाँ हम बात करके आए 53%, तो वो ऐड हो जाता है, तो 1,377 रुपए निकल कर आता है। इसके अलावा यदि आपकी नाइट में ड्यूटी लगती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। यदि नेशनल हॉलिडे के दिन ड्यूटी लगती है तो नेशनल हॉलिडे अलाउंस मिलेगा। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस, ये इसकी बात कर रहा था, इसका इस वजह से इनकी सैलरी ज्यादा मिलती है। ट्रेवलिंग अलाउंस 625 रुपए पर डे के हिसाब से मिलते हैं। यदि आपकी ड्यूटी जो आपको अलॉट हेडक्वार्टर हुआ है उससे 8 किलोमीटर अधिक दूरी पर आपका काम होता है, रेलवे का काम होता है, तो आपको 625 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेंगे। तो ये तो पूरी ग्रोस सैलरी बनती है। इसमें से एनपीएस का डिटेक्शन होता है 2754 रुपए। यह होता है बेसिक प्लस डीए का 10%। जो भी आपकी बेसिक है और डीए है उसको दोनों को ऐड कर 10% निकाला जाता है, और वो आपकी सैलरी से काटा जाता है, जैसे 2754 रुपए। फिर इसमें गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 14% बेसिक प्लस डीए का, तो 3856 रुपए। ये दोनों ऐड होकर 6610 रुपए आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, जो आपके रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेंगे। और इसको बीच में भी निकलवाने के प्रावधान है, वो कभी हम अलग से वीडियो में जानेंगे। अब इन हैंड सैलरी की जान लेते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी बनती है एक असिस्टेंट टीआरडी की। तो एक्स सिटी में यदि पोस्टिंग होती है तो ग्रोस सैलरी 55,006 रुपए बनने वाली है, और नेट पे 32,252 रुपए। यह मिनिमम सैलरी बता रहा हूं मैं आपको।
क्योंकि इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस एड नहीं है, ना ही नाइट ड्यूटी अलाउंस एड है, ना ही नेशनल हॉलीडे अलाउंस एड है। जो बेसिक सैलरी बनती है, मिनिमम सैलरी, यह रहने वाली है। यदि वाई सिटी में पोस्टिंग होगी तो ग्रोस 32,517, नेट पे जो बैंक अकाउंट में आएगी 29,763 रुपए। जेड सिटी में 30,171 ग्रोस सैलरी, नेट पे जो बैंक अकाउंट में आएगी 27,963 रुपए। यानी ग्रुप डी की 27,963 बेसिक मतलब मिनिमम सैलरी रहने वाली है। अभी जो मैं बेसिक बता रहा था कि हर साल 3% इंक्रीज हो, पहले साल जैसे 18,000 रहेगा, दूसरे साल 18,500 हो जाएगा, फिर 19,100 हो जाएगा, फिर 19,700 हो जाएगा। इस तरह ये 10 साल तक बढ़ता है। यदि 10 साल में प्रमोशन नहीं होता तो एमएससीपी मिलके जो जैसे 1800 ग्रेड पे में हो, फिर 1900 ग्रेड पे में चले जाते हो, और 23,800 में जो इसका नेक्स्ट होगा 23,500 है, 23,500 में नेक्स्ट यहाँ देखोगे तो 23,500 का नेक्स्ट 23,800 है, तो 23,800 बेसिक मिलेगा। तो यह तो बेसिक की बात हो गई। अभी सैलरी स्लिप भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि सैलरी स्लिप कैसी होती है। ये फिरोजपुर डिवीजन, नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के दिसंबर 2024 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, यहाँ डेट ऑफ बर्थ या आगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2023 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। एक इंक्रीमेंट मिल चुका है, यानी 2023 से लेकर 2024 में एक इंक्रीमेंट, पहले 18,000 था बेसिक, बाद में इंक्रीज हो गया 18,500 हो गया। अब नेक्स्ट 1/1/2025 से 19,100 हो जाएगा। यानी मैंने बताया हर साल आपका 3% इंक्रीज होता है। यहाँ ये देखोगे आप तो ग्रोस सैलरी बनी हुई है। बेसिक पे हमने जान लिया, डीएनएस अलाउंस जान लिया, हाउस रेंट अलाउंस हमने देख लिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख लिया, नाइट ड्यूटी अलाउंस ये देखो कभी कभी नाइट में लग जाती है तो 630 रुपए नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला। नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी रहती है तो 960 रुपए नेशनल। ये मेन फैक्टर है ट्रेवलिंग अलाउंस का। तो ट्रेवलिंग अलाउंस देखो 8,000 से प्लस बनाया 8,750 रुपए। तो यह आपके फैक्टर डालता है आपकी सैलरी पर। तो ये मिनिमम मानकर चलो कि 5,000 के आसपास तो मिलता ही मिलता है एवरेजली। ये चला जाता है 8 से 9,000 के बीच चला जाता है। तो मिनिमम 5,000 और 9,000 तक चला जाता है, ये ज्यादा भी जा सकता है। तो इस तरह से एक असिस्टेंट टीआरडी की सैलरी बनती है। और ग्रोस 43,722 रुपए, जिसमें रिकवरी होती है 31 रुपए इंश्योरेंस स्कीम के, और जो पेंशन होती है पेंशन के करते हैं यानी एनपीएस के 10% यानी बेसिक प्लस डीए का दोनों का 10%, 2,831 रुपए। टोटल 2,861 रुपए आपकी सैलरी से काटे जाएंगे, और 40,861 सैलरी स्टार्टिंग में दी गई है इस एम्प्लॉय को। अभी हम बात कर लेते हैं कि लीव और ट्रांसफर के क्या रूल रहता है। लीव आपको रहती है एलएचपी और एलएपी। जैसे एलएपी हो गया सबसे पहले, इसे ईएलबी बोलते हैं अदर डिपार्टमेंट में, 30 पर ईयर मिलती है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2 बार मिलती है, 15-15 कर 2 बार क्रेडिट होती है। 30 अवेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 300 तक आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो, जो रिटायरमेंट के टाइम इसका पैसा मिल जाएगा। लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यह एक मेडिकल लीव होती है, यह भी 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2 बार मिलती है, 10-10 कर 20 पर ईयर मिलेगी। कैजुअल लीव, यह आपके पोस्टिंग प्लेस पे डिपेंड करता है। वैसे 10 होती है, जहां 8 होगी तो वहां 2 आरएचबी दिए जाएंगे, और मोस्टली 10 पर ईयर रहती है कैजुअल लीव। और नेशनल हॉलीडे रहते हैं, कहीं आपको 15 भी देखने को मिल सकते हैं, कहीं 16, कहीं 17। ये आपके नेशनल हॉलीडे रहते हैं, जो आपके लोकल जिस स्टेट में पोस्टिंग है उस पर भी डिपेंड होते हैं। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये तो कॉमन हो गए। इसके अलावा जैसे पंजाब की बात करूं, जैसे गुरु नानक जयंती को रहती है। वहीं बात करूं महाराष्ट्र की, तो वहां गणेश चतुर्थी की छुट्टी रहती है। तो अलग अलग नेशनल हॉलीडे कैलेंडर जारी करता है रेलवे बोर्ड, उसके हिसाब से सेट किए जाते हैं। फिर ट्रांसफर की बात करूं तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पे तो बहुत कम चांस है कि आपका जो सब स्टेशन या जो भी स्टेशन आपको लॉट हुआ है वो चेंज हो जाए, बहुत ही कम चांस है। यदि आप अभी जैसे डीजल में हो, 90% लगभग हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन, और बाद में यदि डीजल से इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो तो उस टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है। ऑन रिक्वेस्ट आप अपने ही जोन में कभी भी लगा सकते हो। जोन से बाहर जाना है तो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करूं तो सबसे फास्ट यही है। और फिर स्पाउस ग्राउंड, यदि किसी एम्प्लॉय की जैसे वाइफ हो गया है या हस्बैंड हो गया, वो गवर्नमेंट जॉब में या पीएसयू में वर्किंग में है, तो उसके बेस पे ट्रांसफर हो जाता है। तो सबसे फास्ट म्यूचुअल में होता है, सेकंड फास्ट स्पाउस ग्राउंड पे होता है। तो ट्रांसफर के यही रूल रहते हैं। अभी फैसिलिटी की बात करता हूँ, तो फैसिलिटी आपको सबसे पहले रेलवे क्वार्टर दिया जाएगा अच्छा खासा, आपके जहां ड्यूटी रहती है उसके पास ही टाइप 1 का क्वार्टर दिया जाएगा। फिर रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा रहती है, आप और आपके जो भी डिपेंडेंट फैमिली है उसको फ्री में इलाज करवाया जाता है रेलवे हॉस्पिटल के द्वारा, या फिर जो भी इम्पल्ड हॉस्पिटल है उनके माध्यम से।
फिर रेलवे ग्राउंड की सुविधा दी जाती है, जहां आप अपने आप को फिट रख सकते हो। ओपन जिम वगैरह भी होती है कुछ कुछ ग्राउंड में, नहीं तो सुबह शाम टहल जरूर सकते हो। फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड, यानी यह पहली बात 2 बच्चों तक मिलता है। दूसरी बात यह नर्सिंग से लेकर 12th क्लास तक मिलता है। और पर चाइल्ड 33,750 रुपये पर ईयर मिलने वाला है, नर्सरी से लेकर 12वीं तक। पास की बात करूं तो थर्ड एसी का पास रहने वाला है 5 साल तक। एक सेट में 2 पास होते हैं। आप अप डाउन यूज कर सकते हो, अप यूज कर सकते हो, डाउन डाउन यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 5 साल के बाद 3 सेट हो जाएंगे, यानी टोटल 6 पास हो जाएंगे। और पीटीओ यह भी एक तरह का पास है, इसमें 1/3 किराया लगता है। जैसे नॉर्मल यात्री का 300 रुपये किराया है, तो आप पीटीओ के माध्यम से टिकट बुक करवाओगे तो आपका 100 रुपये किराया लगेगा। यह स्लीपर क्लास का रहता है, 4 सेट पर ईयर पूरी सर्विस के दौरान रहते हैं, यानी टोटल 8 पीटीओ पर ईयर मिलते हैं। फिर स्कूल और कॉलेज पास मिलता है आपके बच्चों का, यदि स्कूल या कॉलेज दूर है तो उनको हेडक्वार्टर तक आने जाने का जो पास दिया जाता है वो स्कूल कॉलेज पास होता है। फिर दिवाली बोनस, ये आपने न्यूज़पेपर या हेडलाइन वगैरह में देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी बोनस में दी गई। वो एक्चुअली में 78 दिन की सैलरी नहीं होती, वो एक फिक्स अमाउंट होती है 17,951 रुपये, जो दशहरे के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। फैसिलिटी जान ली। फैसिलिटी के बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज बहुत कम है इस पोस्ट के। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क रहता है, थोड़ा सा रिस्की रहता है, बाई चांस लाइन वगैरह में करंट छोड़ दिया जाए वो हो, पर ऐसा होता नहीं है, तो बहुत ही कम चांस है ऐसा हो जाए, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है इसमें। फिर थोड़ा हार्ड वर्क तो रहता ही है आपको मेंटेनेंस के लिए। ऊपर नीचे, जैसे कभी आप पावर के नीचे खड़े हो, फिर पावर के ऊपर चढ़कर आपको मेंटेनेंस वगैरह करना है, इस तरह का कार्य रहता है। कपड़े वगैरह गंदे हो सकते हैं आपके मेंटेनेंस वर्क में, क्योंकि ऑयलिंग वगैरह जो भी है कार्य करना पड़ता है। एडवांटेज की बात करूं तो वर्कलोड या वर्क की बात करूं तो बहुत कम है। एवरेज की बात करूं तो 2 से 3 घंटे का वर्क है। नियर टू होम पोस्टिंग मिल सकती है यदि आपके पास सब स्टेशन है तो। फिर प्रमोशन इसमें अच्छा है, इजिली ट्रांसफर हो जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करूं तो मिल जाती है म्यूचुअल ट्रांसफर। टाइम आपको फर्दर स्टडी के लिए मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा इतना कार्य नहीं रहता, ओनली डे वर्क रहता है। इस वजह से आपको आगे जो स्टडी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम मिल जाता है। टीम वर्क होता है तो लीव भी आपको इजिली मिल जाती है, ऐसा बात नहीं है कि लीव नहीं मिलती आपको। फिर फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए यह अच्छी पोस्ट मान सकता हूं मैं, क्योंकि इसमें प्रमोशन भी अच्छा है। मोस्टली आपकी डे ड्यूटी रहने वाली है, घर के पास भी पोस्टिंग हो सकती है। तो यदि फीमेल पोस्टिंग प्रेफरेंस दे तो इसको ऊपर रख सकते हैं। जिस तरह से 1 2 3 4 नंबर, जिस भी आपको जैसा भी सही लगे, इन 14 पोस्ट में से कहीं भी आप रख सकते हो। तो आज हमने बात की असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसके अलावा मैंने रेलवे के ग्रुप डी के सभी जॉब प्रोफाइल के लिए एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, ग्रुप डी रेलवे जॉब प्रोफाइल के नाम से। तो आप वहां जाकर सभी, जैसे असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप है, इन सभी की जॉब प्रोफाइल देख सकते हो डिटेल में। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।